जय हिंद। आज का यह क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका और आज का यह क्लास आपका एग्जाम क्लियर कर देगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, उससे पहले आपके एग्जाम में हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं मैथ का 30 प्रश्न। आपका एग्जाम टोटल 100 क्वेश्चन का होता है। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न जीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जीके, मैथ, हिंदी तीनों को क्लियर करने वाले हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, वंदे मातरम जो आपका गीत है उसको किसने लिखा था। और आज आपका पिछले साल का पेपर करवाने वाले इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो यहाँ से आपके एग्जाम में जीके में से 40 जीके आपका आता है, उसमें से 20 से ज्यादा यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका वंदे मातरम गीत को लिखा था। एक और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि जनगण मन किसने लिखा। जो आपका जनगण मन है उसको किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से कोई एक प्रश्न इस बार के एग्जाम में बीएसएससी में देखने को मिलेगा। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोनों प्रश्न आपका बीएसएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, VVIS साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? संस्थापक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भले आज के क्लास में आपको क्वालिटी कम दिखे, वीडियो का क्वालिटी किताब से हम पढ़ाएं, भले वो दिक्कत की बात है, आपको कम दिखे, लेकिन जो क्वेश्चन है पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरा देख लेते हैं यकीनन मानिए कि जीके हिंदी में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो राजा राम मोहन राय ने किसका संस्थापक किया था? तो याद रखिएगा, ब्राह्मण समाज का संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। दयानंद सरस्वती ने आज समाज का स्थापना किया था। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज समाज का स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। आज समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्राह्मण समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सा है? सबसे उपजाऊ भूमि कौन सा मिट्टी होता है? लाल मिट्टी होता है या लेटराइट मिट्टी होता है या जलोढ़ मिट्टी होता है या काली मिट्टी होता है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी होता है। कौन सा मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है। काली मिट्टी कभी कभी पूछ देता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। और कभी कभी पूछ देता है कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा फसल होता है, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा आपका कपास होता है। याद रखिएगा, आज का यह क्लास आपको सिलेक्शन दिला कर रहेगा। आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए, और यह प्रैक्टिस सेट 1 ही होने वाला है, तो आज से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ से लगातार आपका 20 प्रैक्टिस सेट चलेगा। अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे, अब रोजाना आपका एक एक करके प्रैक्टिस सेट आएगा। आज आपका पहला है, ये 20 प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो इसके बाद आपको क्लास करने का जरूरत नहीं है। 20 प्रैक्टिस सेट सीधा आपका एग्जाम क्लियर करवा देगा। ठीक है, तो चलिए 34 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? मतलब सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली की पहाड़ी है कि हिमालय है कि सतपुड़ा की पहाड़ी है कि नीलगिरी की पहाड़ी है? अभी फिलहाल में अरावली पहाड़ी को काटा जा रहा है। ये सभी को पता है कि फिलहाल में अभी अरावली पहाड़ी को काटा जा रहा है। यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है अरावली पहाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सवाल में पूछ सकता है क्योंकि यह फिलहाल का करंट अफेयर्स है, क्योंकि अरावली अभी विवाद में चल रहा है। अरावली में अभी केस हो चुका है, तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो ज्यादा जनरल नॉलेज रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, हाल ही फिलहाल का रहता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो आप इसको VVI या कॉपी पर नोट कर लेंगे कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा हो जाएगा? अरावली
समुद्री हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नीलगिरी कहाँ में है? तो यह आपका उत्तराखंड में, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ में है, तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर आपका सवाल है कि भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण का मतलब खोज किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? आज का यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में। या पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यही 1498 ईस्वी में आया था। आप इसको याद रखिएगा। कोलंबस आपका अमेरिका का खोज किया था। अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। अगर आप इस 40 जीके में से अगर आप 10 सही कर देते हो तो यकीनन मानो कि भी आपका सिलेक्शन पक्का है। कम से कम आप लोग 10-15 सही करने का हौसला रखिए, ताकत रखिए, तब आप अपने एग्जाम में 20 सही करके आओगे। ठीक है, तो याद रखिए भारत के समुद्री मार्ग का खोज आपका वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में और कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। ठीक है, चलिए भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? यही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके करंट अफेयर से सवाल है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा ही एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को या सरोजिनी नायडू को या विजय लक्ष्मी पंडित को? किससे हम लोग कहेंगे? तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहते हैं। सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? भारत का कोकिला कहते हैं। ऐसे लता मंगेशकर को भी हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सरोजिनी नायडू आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी आपका बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी आपका कहाँ में है? लुम्बिनी आपका 1 मिनट नेपाल में हो जाएगा। लुम्बिनी आपका कहाँ में हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। याद रखिएगा लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो बौद्ध धर्मों का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा लुम्बिनी में आपका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलता है। 38 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि जो सांची स्तंभ है, जो प्रसिद्ध सांची स्तंभ है, वह किसके समय में बना था? जो प्रसिद्ध आपका सांची स्तंभ है वह किसके समय में बना था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। यह आपका अशोक के काल में बना था। अशोक जो हुए बहुत महान राजा हुए, ठीक है ना, अशोक के समय में हुआ था, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा। और ठीक है, आज का यह क्लास आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। ठीक है, यहाँ आपको डेली रोजाना 20 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अगर आप वह 20 डेली प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं, यकीनन मानो कि आपका अलग से कोई किताब ना पढ़ना पड़ेगा, ना कोई क्लास देखना पड़ेगा। ये 20 क्लास आपको नौकरी दिलाकर रहेगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके भाई की तरह, आपके बड़े भाई की तरह आपके पीछे खड़ा रहेगा, जो आपका हरदम में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आपको क्लासेस मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली रोजाना 20 प्रैक्टिस सेट करवाया जाए तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 38 के बाद हम लोग प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए 39 नंबर आपका प्रश्न, भले आपको क्वालिटी कम दिखे क्लास का, लेकिन जो प्रश्न है वो सीधे फार प्रश्न है। ठीक है, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? जो राज्यसभा का मीटिंग होता है उसका संचालन कौन करता है? राज्यसभा के मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा के मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो लोकसभा का रहता है वो आपका अध्यक्ष करता है, स्पीकर महोदय जी करते हैं। ठीक है, चलिए, और हो सकता है पूछ दे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो ये वाला भी आप याद रखिएगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, ये वाला भी याद रखिएगा। दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आप लोग भी जवाब देते जाइएगा जो प्रश्न आपको आता है। ठीक है, और ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, यह रिपीटेड प्रश्न है, यह VVI प्रश्न है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल की बात करेगा 16 करोड़
16,53,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। प्रशांत महासागर का मान लीजिए कि ये ना पूछ के इसका क्षेत्रफल पूछ दिया कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल बताओ, तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल होता है 16,53,00,000 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए 41 नंबर आपका सवाल है। और आपको क्लास, सबसे पहले वो छोड़िए, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है या खराब लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक अच्छा सा कमेंट हमको काफी मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न कि खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। खरीफ फसल मतलब जो गर्मी में बोया जाने वाला फसल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए मूंगफली, ये सब खरीफ, मूंगफली, बाजरा, मक्का, ये सब खरीफ फसल है। लेकिन जो सरसों है ये आपका रबी फसल के अंदर आता है। जो जाड़ा में फसल बोया जाता है वह रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो रबी फसल सरसों हो जाएगा। सरसों को हम लोग अभी जो मौसम चल रहा है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी जो मौसम चल रहा है उसमें हम लोग सरसों बोते हैं, तो ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर आपका सवाल है कि चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो जीवन के चरणों से यह चार आश्रम आपका संबंधित है। ठीक है, कभी कभी ऐसा एक प्रश्न डाल देता है, हालांकि ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन कभी कभी होता है ना सिलेबस इधर उधर हो जाता है, तो एक प्रश्न ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग सारा कर लेंगे क्योंकि अभी 20 प्रैक्टिस सेट बाकी है। ठीक है, आज तो आपका पहला ही हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी। जो टिप्पू सुल्तान था उस समय जो मैसूर की राजधानी था वो कहाँ था, मैसूर का राजधानी कहाँ था, तो उस समय मैसूर की राजधानी टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में श्रीरंगपट्टनम था। कहाँ था, श्रीरंगपट्टनम था। टिप्पू सुल्तान का राजधानी कहाँ था मैसूर के समय, मतलब टिप्पू सुल्तान जब था तो मैसूर की राजधानी कहाँ था, तो श्रीरंगपट्टनम था। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन 44 नंबर आपका सवाल है। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ था। हर्षवर्धन के समय में एक माने बौद्ध धर्म का एक बड़ा मठ कहाँ था, तो आप याद रखिएगा सबसे बड़ा मठ जो आपका था वो नालंदा में था। और नालंदा में ही आपका क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा में ही आपका क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना आपका कुमार गुप्त ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था, कुमार गुप्त ने कराया था। और यह जो 20 प्रैक्टिस सेट आपका होगा इसका सभी का पीडीएफ आपका ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि जो क्लास डाला जाएगा, जो पीडीएफ डाला जाएगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाएगा। तो लेना चाहते हैं रोजाना तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, इस नंबर पर मैसेज करके 9334517119, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर हाई BSSC लिखकर मैसेज कीजिए। ठीक है, BSSC लिखकर मैसेज करेंगे तो आपका इसी का लिंक जाएगा, BSSC का लिंक चला जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और जो भी क्लास होगा उसके बाद आपका पीडीएफ डाल दिया जाएगा बुक का। ठीक है, ये 20 दिन तक आपका चलेगा। ठीक है, 20 दिन तक आप क्लास देख लेते हैं, यकीनन मानिए कि आपका ये सिलेक्शन पक्का है। और 20 क्लास का आपका पीडीएफ ग्रुप में डाला जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, और मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, फिलहाल अभी क्लास को पूरा देख लीजिए क्योंकि क्लास पहले काफी इंपोर्टेंट है, लास्ट में मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जब क्लास समाप्त हो जाए। दीन ए इलाही निम्न में से कौन था, दीन ए इलाही इनमें से कौन था, तो दीन ए इलाही हम लोग किसको कहते हैं, तो धर्म को का, धर्म ए मतलब दीन ए इलाही निम्न का नाम था, मतलब दीन ए इलाही किसका नाम था, तो धर्म का नाम था। ठीक है, सी ऑप्शन आप याद रखिएगा, कभी कभी वैसा आ जाता है। ठीक है, चलिए पर्वत केटू के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब केटू हम लोग किसको कहते हैं, केटू हम लोग किसको कहते हैं, तो गार्डविन ऑस्टीन को कहते हैं। गार्डविन ऑस्टीन को हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। एक नंदा देवी पर्वत होता है जो कि आपका उत्तराखंड में, एक माउंट एवरेस्ट है जो कि आपका कहाँ में है, नेपाल में। केटू को हम लोग गार्डविन ऑस्टीन के नाम से जानते हैं, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पर्वत पठार से एक एक प्रश्न कभी कभी देखने को मिल जाता है। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। बताइए तो इसका जवाब कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा पहले तो आपका चेरापूंजी देता था, लेकिन अब फिर मानसीराम कहाँ देता है, मेघालय। मानसीराम कहाँ देता है, मेघालय। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और 48 नंबर आपका सवाल है कि अरावली पहाड़ियां, जो अरावली पहाड़ियां हैं किस राज्य से होकर गुजरती है? अरावली पहाड़ियां किस राज्य से होकर गुजरती है? तो याद करिएगा, राजस्थान के राज्य से होकर गुजरती है। पहाड़ियां अभी हम आपको बताएं कि पहाड़ पर्वत ये सबसे एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर की सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली है। और ये कहाँ से निकलता है? ये आपका राजस्थान के आसपास जो हिस्सा है उससे यह निकलता है। कहाँ से होकर गुजरता है? तो राजस्थान से, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। और अरावली अभी क्या बोलते हैं, अरावली अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, या मतलब करंट अफेयर्स के संबंधित प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। नहीं, अरावली पहाड़ी नहीं काटा जा रहा है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप भी क्लास ये सब देखते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है? मतलब भारत में सबसे बड़ा कपास कहाँ होता है? एक ऐसा सवाल आपके बीएसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो यह देख लीजिएगा। भारत में सबसे ज्यादा जो कपास आपका होता है वह होता है गुजरात में। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा गेहूं होता है, ऐसे गेहूं गेहूं पंजाब और उत्तर प्रदेश में आता है। सबसे ज्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और तंबाकू ये सब कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। चलिए, अबरक उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? अबरक जो उत्पादन होता है उसमें भारत का स्थान कितना है? तो पहला। अबरक उत्पादन में भारत आपका पहला स्थान पर आता है। और वो भी कौन सा राज्य ज्यादा करता है? तो ओडिशा में सबसे ज्यादा आपका अबरक का उत्पादन होता है। अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। और भारत का स्थान कितना आता है? पहला आता है। पूरे विश्व में अबरक उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? मतलब गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो सवाल आपको आए आप उसका जवाब कमेंट में देते जाएं या मन में बोलें, दो चीज कीजिए, कोई भी एक चीज कीजिए, आपको ज्यादा याद होगा। मतलब वो प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है ना। कैसे कोई बात आपके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं मुझे एग्जाम क्लियर करना, वैसे ही, ठीक है। आप बोलिएगा या कमेंट में टाइप कीजिएगा तो आपको ज्यादा चांस है कि ये प्रश्न याद रहेगा, ठीक है। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये सभी को पता है। सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। चलिए, 52 नंबर आपका सवाल है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? मतलब कौन सा ऐसा शासक है जिसे विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया है? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त जो दो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कभी कभी ऐसा आ जाता है प्रश्न, हालांकि ऐसा तो प्रश्न पूछेगा ही। अब यहाँ से कितना प्रश्न, एक कितना था? 52 ना, 52 के बाद किधर गया? अच्छा, हाँ, 53। 53 नंबर आपका सवाल है कि रतौंधी निम्न में किसके कारण होता है? रतौंधी किसके कारण होता है सभी को पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो आपको रात में कम दिखाई देगा या नहीं, ना के बराबर दिखाई देगा, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन डी की कमी अगर आपके शरीर में रहेगा तो हड्डी आपका कमजोर हो जाएगा, ठीक है। यह सब याद रखिएगा, ठीक है। ये सब एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, रतौंधी किसके कारण होता है या हड्डी किसके कारण कमजोर होता है, ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये आपका क्या इसका राइट आंसर होगा? वसा से संबंधित है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो वसा से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कांसा कांसा तांबा और डॉट 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 का मिश्र धातु, मतलब कांसा तांबा किसका मिश्र धातु है? कांसा तांबा किसका मिश्र धातु है? तो यह आपका टीन का हो जाएगा। किसका मिश्र धातु होगा? टीन का हो जाएगा। कभी कभी इसका संकेत भी पूछ देता है, जैसे में एल्युमिनियम का संकेत क्या होगा? ए एल हो जाएगा। जस्ता का क्या हो जाएगा? जेड एन हो जाएगा। निकेल का आपका क्या हो जाएगा? एन आई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, किस जीव में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होता है? मतलब ऐसा, ये चारों ऑप्शन आपका दिया कि स्तनधारी, मछली का वर्ग, सरीसृप, कीड़ा, मतलब ये सभी में से किस में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आपका कीड़ा में होता है। कीड़ा देखते हैं, कई प्रकार का कीड़ा होता है, छोटा छोटा, आप मतलब इसमें सबसे ज्यादा जीवों की संख्या होता है कीड़ा में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अब मतलब जैसे मछली भी, तो मछली भी मतलब मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 100-200 प्रकार का होगा।
सरीसृप मतलब सांप भी ज्यादा नहीं प्रजाति का पाया जाता, कीड़ा, लेकिन कीड़ा आपको क्या बोल दे आप, हर एक प्रकार के कीड़ा, धान वाला कीड़ा क्या क्या, ठीक है। तो मतलब कीड़ा की प्रजाति सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? वसा और जब तेल मिलता है तो इसके ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? जब मिलेगा तो यह बहुत ही गंध देगा, तो यह विकृत गंधिकता हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो बहुत ही गंध देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? मतलब ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग गहना बनाने में प्रयोग करते हैं। चांदी का तो गहना बन जाता है, गहना मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, सोना का भी गहना बन जाता है। तो अब जब ये दोनों हो गया तो ये तो बचेगा नहीं, तो ये भी प्लेटिनम भी हो जाएगा। प्लेटिनम सबसे सोना से भी महंगा धातु है। प्लेटिनम जो है यह सोना से भी महंगा धातु अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी ये तीनों से आपका क्या बनाया जाता है? धातु का गहना बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न कि केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मात्स्यिका शिक्षा संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये आपका कहाँ में हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? ये अभी हम आपको करवा दिए, मानसीराम मेघालय, ठीक है। चलिए अच्छा वो भारत में था ना, भारत या विश्व में पूछेगा तो मानसीराम मेघालय ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुद्रेमुखी एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, मतलब कुद्रेमुखी कहाँ का प्रमुख लौह अयस्क खदान है? तो कुद्रेमुखी आपका क से कुद्रेमुखी और क से कर्नाटक, याद रखिएगा इस प्रकार से। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उच्च सदन क्या है? उच्च सदन क्या होता है? याद रखिएगा उच्च सदन राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। मतलब भारतीय संसद में दो सदन होते हैं। भारतीय संसद में केगो सदन होता है? दो सदन, एक आपका राज्यसभा होता है और एक आपका क्या होता है? लोकसभा। और राज्यसभा सबसे ऊपरी सदन मतलब सबसे ऊंचा सदन होता है, जिसके सदस्य के कार्यकाल कितना? 6 वर्षों का आता है। अगर जो राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा व्यक्ति, उसका कार्यकाल 6 वर्षों का, मतलब वह 6 साल बाद रिटायर होगा। और जो लोकसभा का रहेगा, जैसे मुखिया हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब रहेगा, इसका सदस्य आपका 5 वर्षों का होता है। इसका सदस्य कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, ठीक है। चलिए 63 नंबर आपका सवाल है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो समवर्ती सूची है उसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची का जो प्रावधान है मतलब यह किस देश से लिया गया है? जो हमारा भारत देश का संविधान है वह कई देशों के संविधान से प्रेरित है, मतलब कई देशों से मिलाकर लिया गया है, ठीक है। तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, ठीक है। चलिए बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? मतलब बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? आपको पता है कि जो बीएससी का एग्जाम है या बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या मतलब बिहार का ही एग्जाम है, तो ऐसा बिहार से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 1-2 ही नहीं 4-5 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? वो आपका किशनगंज में होता है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? मतलब भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या? भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। ऐसे जनसंख्या के मामले में आएगा तो गोवा हो जाता है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात करें मतलब 1 किलोमीटर में कम आदमी पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग 66 को कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है क्या? 66, चलिए 66 नहीं दिख रहा है ना, चलिए 68 पर आ जाइए। हाँ, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जो इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट है वह किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह आपका पारित किया गया था 1765 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1765 ईस्वी में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम देखिए कोयला आपका 4 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। और सबसे बढ़िया कोयला और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। इसको जला देंगे तो ये मतलब क्या बोलते हैं न के बराबर यह धुआं देता है। एंथ्रासाइट धुआं देता ही नहीं है। और बिटुमिनस ये आप जला देंगे तो धुआं फक 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 धुआं दम खूब दे रहा है, जल ही नहीं रहा है। लिग्नाइट भी वैसा ही। पीट सबसे घटिया कोयला या सबसे खराब कोयला कह सकते हैं। यह जलेगा नहीं, सिर्फ धुआं देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ऐसे एंथ्रासाइट भी कहीं कहीं मात्रा मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निकाला जाता है वह बिटुमिनस से निकलता है, ठीक है। सबसे बढ़िया कोयला आपका एंथ्रासाइट है। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। पारादीप पतन, पारादीप पतन किस राज्य में है, ऐसा एक प्रश्न देखने को मिल गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो पारादीप पतन आपका उड़ीसा में, कहाँ में है, पारादीप आपका उड़ीसा में हो जाएगा, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग किसके प्रश्न कर लेते हैं, हिंदी का प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है ना। हिंदी का यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। अब उससे पहले आप लोग बताइए कि जीके में से 40 में से कितना प्रश्न सही किए, ठीक है। जीके में से 40 में से कितना प्रश्न सही किया, उसके बाद हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को। आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब दीजिएगा कितना सही किए, और 30 में से भी कम से कम 15-20 सही कोशिश कीजिए कि सही हो जाए, ठीक है। चलिए हिंदी में आपका 71 नंबर सवाल है, इसी लेवल का आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। समान हिंदी या पिछले साल का पेपर है, ठीक है। कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है, जो कार प्रत्यय है वह किस शब्द में, ये 4 ऑप्शन दिया है, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगने वाले शब्द। किसी भी शब्द का पीछे जो शब्द लगेगा वो आपका प्रत्यय, और जो शब्द के आगे लगेगा वो आपका उपसर्ग होता है। ये 2 बात याद रखिएगा, इसमें से कोई एक प्रश्न पूछता है उपसर्ग या प्रत्यय से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रत्यय से पूछा है कि कार प्रत्यय मतलब कौन सा शब्द में नहीं लगा, तो इसमें देखिए तो चित्रकार में लगा हुआ है, चित्रकार में चित्रकार, तो अंतिम में आपका कार आ रहा, प्रत्यय लगा हुआ है। पत्रकार लास्ट में कार, कलाकार लास्ट में कार, लेकिन इसमें प्रकार, प्रकार को हम लोग करेंगे तो इसमें थोड़ा प्र अलग हो जाएगा, प्र इसमें नहीं, इसमें दूसरा आर लगेगा, इसमें लास्ट में क्या आएगा, आर लगेगा। लेकिन ये सब का आप लोग कीजिएगा तो पत्र प्लस कार, चित्र प्लस कार, कला प्लस कार, लेकिन इसमें कीजिएगा तो अंत में आर आएगा, क्या आएगा, आर, कार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय समझिएगा, जो शब्द के आगे लगेगा उसको उपसर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगेगा उसको प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। चलिए गंगा में घर है, गंगा में घर है, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है, मतलब इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है, ऐसा देखिए इसके बारे में तो हम भी नहीं कभी पढ़े हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा 1-2 प्रश्न डाल देगा न, जिसके बारे में आप कभी पढ़े हैं न, देखे न, सुने हैं, न कोई आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। फिर भी वैसा 1-2 सवाल आ जाता है, तो हम लोग चलिए इसको भी देख लेते हैं, जो आंसर है वो आपको हम क्लियर करवा देते हैं। तो वह व्यंजन हो जाएगा, कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बड़ा लिखा है क्या, इसको छोटा करें क्या, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका गदहांस के टाइप है। अगर आप 10वां में 10th का एग्जाम दिए होंगे या 12th का, तो उसमें ये गदहांस के टाइप पर ऐसा देखिए, ऐसा इतना लंबा लिखा हुआ है, इतना लंबा देखिए, यहाँ से 73 से देखिए इतना लंबा है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन दिया है, तो ये आपका गदहांस में से ही पढ़कर, मतलब इसमें ही आपका आंसर छिपा रहता है, इसी में ही आपका आंसर छिपा रहता है, और इसी को पढ़कर इसका जवाब देना रहता है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा दुर्योधन को समझाने और युद्ध को रोकने। यहाँ पर क्वेश्चन आपका देखिए उतना देकर क्वेश्चन नीचे दे दिया है कि श्री कृष्ण क्यों आया था, तो इसमें लिखा होगा दुर्योधन को समझाने और युद्ध को रोकने आए थे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो जाएगा, तो कोई भारी चीज नहीं है, गधांश तो हल्का है, उसमें से खोज कर आपको आंसर लिखना रहता है, ठीक है। चलिए ये कुछ कुछ यहाँ पर दिक्कत हो गया है ना, चलिए हाँ। आगे नाथ न पीछे पगहा लुकोक्ति का क्या अर्थ है, आगे नाथ न पीछे पगहा लुकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा लुकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ठीक है, बताइए। आगे नाथ न पीछे पगहा लुकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ठीक है, बताइए। 76 नंबर का क्या होगा, तो क्या होगा, याद रखिएगा, किसी तरह का जिम्मेवारी न होना, मतलब आपके ऊपर किसी तरह का जिम्मेवारी नहीं है, तो ना मतलब आपके आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब कोई भी टेंशन फ्री है आप लोग, जैसे में अभी मतलब आप लोग टेंशन में थोड़ा हो जाइए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाला है, ठीक है। एग्जाम मार्च तक बताया जा रहा है, संभावना कि एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है कि 77 में से 77 का कौन सा सही होगा, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह तुझे पैसा नहीं देगा, ये वाक्य शुद्ध है। वह कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, ये भी बिल्कुल सही है। मुझे अमृतसर जाना है, ये भी बिल्कुल सही। वो तो कल आएगा, ये गलत है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए पौ फटना मुहावरे का अर्थ क्या, पौ फटना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। पौ फटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो प्रातः काल होना, माने पौ फट गया मतलब प्रातः काल मतलब शाम हो गया, प्रातः काल मतलब क्या, शाम हो गया, पौ फटना मतलब शाम होना। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है, उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर, मतलब निम्नलिखित में कौन सा युग में सही है, मतलब उपसर्ग के आधार पर, उपसर्ग मतलब शब्द के आगे वाला, तो अप, इसमें अपमान में अप आ रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको पकड़ना है, ठीक है। जैसे में देखिए
तो ये वाला तो सही हो गया, और ये यही पूछा है कि कौन सा युग्म सही है, तो ये वाला ही सही हो गया। अब आगमन में आग आना चाहिए था ना, यहाँ पर और दिया है तो आग आना चाहिए, तो ये गलत है। आधार में आ आना चाहिए, तो ये गलत है। अनुवाद में अनु आना चाहिए, इससे ये वाला ही ऑप्शन आपका क्या, पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही पकड़ आ गया, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवरात्र में कौन सा समास है, नवरात्र में आपका कौन सा समास है, याद रखिएगा नवरात्र। तो नवरात्र ऐसे आप बीच में हलंत दे सकते हैं, नवरात। तो जब भी बीच में हलंत लग जाए तो वो आपका द्विगु समास होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौ, नौ बीच में, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलत एक एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। बीच में जो हलंत लगा रहता है, जैसे में शुभ लाभ, तो शुभ है, अब बीच में ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, तो शुभ लाभ बीच में ऐसे रहेगा तो वो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास, बीच में ऐसे लगा रहेगा वो द्वंद्व समास, इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और द्विगु समास किसको बोलते हैं, जिसमें संख्या आ जाए, जैसे में नौ रात, तो 9 आ रहा है तो ये आपका द्विगु, चरपाई तो 4 आ रहा है तो ये आपका द्विगु समास, इस प्रकार से हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। वनवास में कौन सा समास है, वनवास में कौन सा समास है, तो ये कर्म को धारण किए हुए, कि जो वन है वहां पर वास करना है, कर्म को धारण किए हुए है, तो कर्म धारय समास। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट है, 82 नंबर है ना। हाँ, स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा, तो स्वर संधि सदगति, ये व्यंजन हो जाएगा, संतोष नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा। विद्यालय आपका स्वर संधि हो जाएगा, विद्यालय आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। परमात्मा में कौन सा संधि है, परमात्मा में आपका कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 84 नंबर आपका सवाल है, आम के आम गुठलियों के दाम, लुकोक्ति का अर्थ क्या है, ऐसा एक सवाल आएगा आपके एग्जाम में, यह लिख कर ले लीजिए, ठीक है। तो आम के आम गुठलियों के दाम, लुकोक्ति का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, आम का आम गुठलियों का दाम, लुकोक्ति का अर्थ क्या है, दोहरा लाभ। क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, लुकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, दोहरा लाभ हो जाएगा, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर लुकोक्ति का अर्थ क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर लुकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइए आप लोग, क्या इसका अर्थ होगा। साक्षर होना, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा होना, तो ये तो गलत हो जाएगा, काला अक्षर नहीं। ज्ञानी होना, ये भी पढ़ा लिखा। बुद्धिमान होना, पढ़ा लिखा। निरक्षर मतलब अनपढ़, निरक्षर मतलब क्या होता है, अनपढ़। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आते हैं आपका 86 पर, इन लोग नहीं रहा है ना, 87 88 पर आ जाते हैं। दही बड़ा में कौन सा समास है, 88 नंबर आपका सवाल है, दही बड़ा कौन सा समास है, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। दही बड़ा, दोनों का अर्थ निकाल रहा है, दोनों शब्द प्रधान यहाँ पर है, तो दही बड़ा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए ग्रामगत, ग्रामगत में कौन सा समास है, ग्रामगत में कौन सा आपका समास है, याद रखिएगा, आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष इसमें यही होता है कि दोनों शब्द प्रधान हो, ग्राम प्लस में गत। ग्राम मतलब तो गांव, और गत मतलब साल होता है, गत मतलब क्या होता है, साल होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है उपसर्ग के आधार पर, ये अभी आपको ऊपर भी हम करवाए हैं, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। जैसे में अध, तो इसका आ आएगा ना, उपसर्ग मतलब शब्द के आगे लगने वाला, तो आ जाएगा, आधार में आ, तो ये तो गलत हो जाएगा। अनुवाद में अनु आ जाएगा, आगमन में, आगमन में ये भी गलत है, ये भी नहीं आएगा, आग आएगा। अपमान में अप आएगा, ये बिल्कुल सही है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब उपसर्ग मतलब आगे लगने वाला, तो ये पहले से आपको दिया है और इसमें आगे उपसर्ग दिया है कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा, तो बी वाला देखिए, अपमान में अप दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर आपका सवाल है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने किसे प्रगतिशील साहित्य कहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके 10th लेवल के बेसिक पर है, और 10th के में ये चैप्टर आपको हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा, जो समाज को आगे बढ़ाए उसे प्रगतिशील साहित्य कहा गया। प्रगतिशील साहित्य किसे कहा गया है, जो समाज को आगे बढ़ाए, ठीक है। चलिए जित जित मैं निरखत हूँ, ये वाला भी चैप्टर आपको पढ़ना है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी जी से किस बात पर माफी मांगा है, ठीक है। तो किस बात पर माफी मांगा है, तो नाचने पर। वो नहीं, बिरजू महाराज सबसे बड़ा बिहार का नृतक है, नृतक मतलब नाचने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, तो वो नाचने पर माफी मांगे थे, ठीक है। चलिए ये वाला भी सवाल, ये वाला भी चैप्टर आपको पढ़ना है कि अभिनयो पाठ में लेखक ने किस स्थान को पॉप का शहर कहा है, मतलब लेखक ने अभिनयो मतलब अभिनयो पाठ में से किसे पॉप का शहर कहा है, तो किसे कहा है, याद रखिएगा, अभिनयो को ही कहा है, क्योंकि अभिनयो चैप्टर है तो अभिनयो को ही कहेगा ना, ठीक है। चलिए
मछली कहानी में लेखक ने बच्चों के लिए क्या खरीदा था? बच्चों के लिए क्या खरीदा था? तो मछली खरीदा था। क्या खरीदा था? मछली कहानी में लेखक ने बच्चों के लिए क्या खरीदा था? मछली कहानी में मछली ही खरीदा था। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, जैसे मछली कहानी है तो मछली ही खरीदेगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3 मछली खरीदा था। कभी कभी पूछ दे तो 3 मछली खरीदा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। नौबत खान में इबादत में बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव बिहार में हुआ था। नौबत खान में इबादत बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव में हुआ था। और यह जो मुंह से बजाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आप, न- नरकट, ऐसे मतलब कुछ कुछ बोलते हैं उसको, जो मुंह से बजाया जाता है, वही बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। ठीक है, चलिए। शिक्षा और संस्कृति पाठ में महात्मा गांधी जी ने किसे सर्वोच्च शिक्षा कहा है? तो किसे सर्वोच्च शिक्षा कहा है? तो अहिंसक प्रतिरोध को महात्मा गांधी जी ने सबसे बढ़िया शिक्षा कहा है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये सब तो दिख नहीं रहा है, कैसे करवाएं हम लोग? चलिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता में घनानंद ने किससे प्रेम किया है? तो ये वाला भी चैप्टर घनानंद का है, जो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये कविता है। ठीक है, तो उसमें घनानंद ने किससे प्रेम किया है? तो उसका नाम रहता है सुजान। उसका नाम क्या रहता है? सुजान रहता है, याद रखिएगा। स्वदेशी कविता में कवि ने किसे बेकार कहा? स्वदेशी जो कविता है उसमें कवि ने किसे बेकार कहा है? तो विदेशी जो चीज है उसको सबसे बेकार कहा है, कि अपना देश का अपनाओ, अपना देश का अपनाओ। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका समाप्त कर दिए। 30 आपका हिंदी का हो गया, 40 आपका किसका हो गया? जीके का हो गया। 30 और 40 टोटल आपका कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक, सॉरी ना, 70 ना, 70 30 आपका मैथ का नहीं करवाए। ठीक है, मैथ का यहाँ पर क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव करवाना रहता तो करवा देते। ठीक है, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा ना, तो उसका जगह नहीं यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं टिक भी मारा है तो जगह बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर भी दे दिए हैं, यह वाला आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में 9334517119। इस नंबर पर मैसेज कीजिए फटाफट हाई लिखकर, और बोलिए कि सर मुझे बीएससी के ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा, जुड़ जाइए, और जो भी क्लास होगा आपका पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज से ही जुड़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर अभी आपका 20 प्रैक्टिस सेट बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही क्लास लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।